तो कल होने वाले हैं गुजरात में पहले चरण का मतदान। क्या होगा तीनों पार्टियों का हाल? कहां जाकर ठहरेगी बीजेपी? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दूसरे पद पर रहने की लड़ाई। आम आदमी पार्टी को पहली बार में मिलेंगी कितनी सीटें? राहुल के बिना कांग्रेस कितने पायदान चढ़ पाएगी? इन सब का विश्लेषण इस वीडियो में। साथियों नमस्कार, मैं हूं कमलकांत, आप जानते हैं। साथियों, आज हम विश्लेषण करेंगे कि गुजरात में कल जो पहले चरण का मतदान होना है उसमें विभिन्न दलों की क्या स्थिति रहने वाली है। वहाँ पर तीन दलों के बीच में लड़ाई है। बीजेपी और कांग्रेस तो वहाँ ट्रेडिशनल राइवल्स रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। बीजेपी वहाँ पिछले 27 साल से राज कर रही है, शुरू के 2-3 साल तोड़फोड़ के साथ और उसके बाद लगातार बीजेपी के रूप में, और तीसरी पार्टी के रूप में केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी ने वहाँ पदार्पण किया है। तो सबकी स्थिति क्या रहने वाली है? तो एक चीज़ तो निश्चित है कि वहाँ बीजेपी पहले नंबर की पार्टी रहने वाली है और इस चुनाव में ये देखा जाएगा कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं। बीजेपी को लगभग 130 के आसपास सीटें आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं और लड़ाई इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सीटें बीजेपी हासिल कर पाती है। तो ये तो एक कंक्लूजन है ही कि सत्ता में बीजेपी लौटने जा रही है, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो। मोटे तौर पर आकलन सबका यही बन रहा है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण आकलन है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए है। आम आदमी पार्टी ने वहाँ पहली बार जो है पिछले चुनाव में भी किया था, कुछ म्यूनिसिपैलिटी में भी किया था, लेकिन विधानसभा में दमखम के साथ वो पहली बार जो लड़ रही है, इतना दमखम के साथ। केजरीवाल जी का दावा है कि वो इस बार जो है वो अपनी सरकार बनाएंगे। अब ये दावा तो अतिशयोक्ति भरा है और लेकिन ये बात सच है कि वो कुछ इम्पैक्ट डाल रही है वहाँ पर। वो दूसरे नंबर पर रहती है या तीसरे नंबर पर, ये देखने वाली बात होगी। अगर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहती है और 5 के आसपास उसे सीटें मिलती हैं तो ये केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगाएगा कि बड़े बड़े दावे करने वाली पार्टी, दरअसल आप जो दावा करते हैं अगर वो दावे के आसपास ना पहुंचे, दावा पूरा ठीक हो जाए ये कोई नहीं कहता है, लेकिन अगर वो दावे के आसपास ना पहुंचे, मान लीजिए आप कह रहे हैं मैं सरकार बनाऊंगा, सरकार बनती है वहाँ 91 सीटों पर, अगर आप 40-50 सीटें हासिल कर लें, इतना 50% भी दावे का, तो भी आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है कि हाँ साहब दम लगा के खेला। लेकिन अगर आप दावा करें सरकार बनाने का 100 सीटों का और मिले आपको 2-4 सीटें, 5 सीटें, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो टेस्ट है, जो एग्ज़ाम है, वो यही है कि आप अपने दावों के कितने करीब पहुंच रहे हैं। अगर आपके दावे खोखले साबित हो रहे हैं तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि राहुल गांधी जी की जो क्रेडिबिलिटी का इश्यू है उनके साथ, वो जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर ली। ऐसे ऐसे दावे किए, ऐसी ऐसी बातें की जो दावों के करीब नहीं थी। अगर आप विपक्षी पर आरोप भी लगाते हैं, आप कहते हैं आपने राफेल में पैसे खाए, तो राफेल में पैसे खाए, तो अगर आप उसको 1% भी साबित नहीं कर पाते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी का इश्यू हो जाता है। हर बार आप कुछ ना कुछ बोलेंगे, उसको कोई विश्वास नहीं करेगा। ये जो राहुल गांधी जी ने अपने साथ खेल किया और इनक्रेडिबल हो गए, वही केजरीवाल भी कर रहे हैं। ये भी इनक्रेडिबल होने वाले हैं क्योंकि इनके दावे आजकल ऐसे कागज़ पर लिख कर दे रहे हैं। अरे कागज़ पर लिख कर देने से क्या होगा? कागज़ पर लिख कर देने से आप जीत जाएंगे? ये क्या नया शगुफा है कि मैं कागज़ पर लिख कर देता हूँ? तो कागज़ पर लिख कर देने का मतलब ये है कि मैं गारंटी देता हूँ इतनी आएंगी, नहीं आएंगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर आपने वहीं रहना है, वही खोखले दावे करने हैं, तो कागज़ पर लिख कर देने का क्या मतलब है? तो केजरीवाल जी ने बहुत सारी चीज़ें कागज़ पर लिख कर दी हैं जिसका कोई मायने नहीं है। और वो जो है उनके लिए यही टेस्ट है इस चुनाव में कि वो अपने दावों के कितने करीब पहुँचते हैं। अगर वो नहीं पहुँचते तो उनकी क्रेडिबिलिटी जाती है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस, शुरू में कांग्रेस ने दम नहीं लगाया। कांग्रेस की स्ट्रेटजी को लेकर एक सवाल है इस चुनाव में कि जब केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों गुजरात में अपने कैंपेन को स्टार्ट कर दिया उन्होंने और 1.5-2 महीने मोमेंटम बना के रखा, तब कांग्रेस कहीं मतलब नज़र ही नहीं आ रही थी। और शुरू में कांग्रेस के नज़र ना आने के कारण ऐसा माहौल बन गया कि जैसे केजरीवाल जो हैं वो बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस मैदान में उतरी, धीरे धीरे ये जो इंप्रेशन है वो समाप्त होता गया। केजरीवाल उस मोमेंटम को सस्टेन नहीं कर पाए। तो सवाल यह है कि कांग्रेस ने उस समय अपने
जो धुरंधर नेता हैं वो मैदान में क्यों नहीं उतारे। कांग्रेस के पास 3 ऐसे नेता हैं जो क्रेडिबल हैं, कम से कम। सोनिया गांधी क्रेडिबल इस सेंस में है कि जिनको जनता सुनती है, जिनके जाने का असर पड़ता है, जितना भी असर पड़े। अगर आपका लेवल ही 10% या 20% या 30% है तो 30% या आपको 30% वोट मिलता है कांग्रेस को, तो 30% में जो लोग जिन नेताओं को सुनना चाहते हैं वो ये हैं। कौन कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और एक का नाम जयराम रमेश, जो कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी हैं, उन्होंने लिया, कन्हैया कुमार। तो आपने 4 लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए। तो 4 लोग जो हैं वो उन्होंने समय पर गुजरात में अपना कैंपेन स्टार्ट किया क्या? बिल्कुल नहीं गया। सोनिया गांधी जी एक बार भी नहीं गई। उनकी तबीयत खराब है, ये सही बात है, लेकिन आप तब भी हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार जा सकते हैं, एक अपील कर सकते हैं, आप चेयर पर जा सकते हैं, वहां बैठकर चेयर पर भाषण दे सकते हैं, एक सिंपैथी जुटा सकते हैं अपने लिए। आप पॉलिटिकल पर्सन है आफ्टर ऑल। प्रियंका गांधी हिमाचल में गई, बहुत रैलियां की, लेकिन गुजरात में क्यों नहीं गई? ये समझ से परे है कि गांधी परिवार को गुजरात से बाहर क्यों रखा गया। राहुल गांधी की बड़ी डिमांड होती रही, लेकिन नहीं गए, अपनी धुन में मस्त हैं वो, भारत जोड़ो यात्रा। और जो जो उसके बयान दे रहे हैं, लगता है कि वो तो एक एनजीओ चला रहे हैं, एक एनजीओ के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिकल लाभ मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो भाई उनकी स्ट्रेटजी पर एक सवाल उठता है कि बड़े नेताओं के बिना आप चुनाव कैसे लड़ें। कम से कम जो अध्यक्ष बनाया था उसे बार बार भेजते। ऐसे नेता भेजे जाते हैं जो मीडिया को कैच करें, मीडिया की हेडलाइंस को कैच करें, जनता को अपने पास खींच सके। ऐसे नेता भेजे ही नहीं। आपने लोकल लेवल पर नेता भेजे। लोकल लेवल पर नेता की इतनी हैसियत होती कि वो चुनाव जीत सकता अपने बूते, तो कब का जीत लेता। कांग्रेस तो एक मजबूत पार्टी थी गुजरात में, किला था कांग्रेस का, और वो बीजेपी ने तोड़ दिया और आप उसको हिला नहीं पा रहे हैं पिछले 27 साल से, और इस बार भी हिलाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी पर बहुत सवाल उठने वाले हैं कि ये क्या नई स्ट्रेटजी बनाई है भाई, जिसमें बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने जाता ही नहीं है, और जो भी आपके बहाने हैं भारत जोड़ो के, वो बहाने ही माने जाएंगे। कोई नहीं सुनता है साहब, आप जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, और आप इतने महान अभी नहीं हुए हैं कि आपको गांधी जी की तरह लोग नॉन पॉलिटिकल आदमी मानकर पूजने लगेंगे। ये थोड़ा भ्रम हो गया है लगता है गांधी परिवार में। खैर, अब इसमें फिर कभी इस विषय को भी छुआ जाएगा। तो टोटल जमा जो गुजरात के इलेक्शन का माहौल बनता है तो इस तरह से है। अगर इसको समअप किया जाए, बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी जीत रही है, ये क्लियर है। बीजेपी 130 के आसपास खड़ी है, ये भी मोटे तौर पर एक अंदाज लग रहा है। कांग्रेस कितनी सीटें ले पाती है और आम आदमी पार्टी को कितना पीछे छोड़ पाती है, ये एक इसमें सवाल होगा। और अगर कांग्रेस ने ये जो स्ट्रेटजी अपनाई, ये क्यों अपनाई, इसका विवेचना होगी इस चुनाव के परिणाम आने के बाद। और तीसरा जो है, आम आदमी पार्टी ने जो दावे किए कि हम सरकार बना रहे हैं, मैं कागज़ पर लिख कर देता हूं, तो उनमें कितनी सच्चाई है। दावों के वो कितने नज़दीक पहुंचते हैं, 90 सीटों के वो कितने आसपास पहुंचते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो अच्छी सीटें हासिल करते हैं तो केजरीवाल की एक सफलता होगी, लेकिन अगर वो 2, 4, 5 सीटों के आसपास ही रहते हैं, 5-7 सीटों के अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, 5 से 7 सीटों पर वो ठीक से लड़ रहे हैं, 10 सीटें लगा लीजिए, जिसमें से 5 या कुछ सीटें आने की उनकी उम्मीद बनती है, तो केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा कि आप झूठे हैं। फिर भी एक और बात कहता हूँ कि अगर केजरीवाल की वोट परसेंटेज भी देखी जानी चाहिए, अगर वो इलेक्टोरेट का 10% हिस्सा खींच लेते हैं, 10-12%, तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो हिस्सा मोटे तौर पर कांग्रेस के खाते से ही निकलेगा। लोग लाख कहते रहें कि बीजेपी को भी वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीजेपी में जितने जा रहे हैं उतने आ भी रहे होंगे, क्योंकि जो मैंने देखा, डिपेंड करेगा फाइनल रिजल्ट आने पर, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया कि बीजेपी को पिछली बार लगभग 49% वोट मिले थे विधानसभा में, और इस बार भी 49% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर वो 49% या 48% के आसपास खड़ी है तो उसके वोटों में कोई जो है छेड़खानी या कोई सेंधमारी आम आदमी पार्टी या तो कर नहीं आई, या 1-2% गए तो 1-2% आ भी गए दूसरे सोर्सेज से, कांग्रेस से। तो कुल जमा जो है बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट जो है केजरीवाल का, वो ज़रूर मैटर करेगा, क्योंकि यही परसेंटेज ऑफ वोट बताएगा कि अगले साल होने वाले जो 3 हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव हैं, खासतौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहाँ केजरीवाल क्या स्ट्रेटजी लेते हैं। और अगर वहाँ जाते हैं और 10-12%, 15% वोट खींच लेते हैं तो इसका कांग्रेस को भारी नुकसान होगा, क्योंकि वो कांग्रेस के वोट बैंक से ही निकल रहा है। तो कंपटीशन जो है उतना कम होता चला जाएगा बीजेपी के लिए। तो ये था मेरा आंकलन पूरे गुजरात को लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। साथियों, आप मेरे चैनल पर आते हैं, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल भी ज़रूर दबाइए, उसी से ही आपके पास सूचनाएं पहुंचेंगी। नमस्कार साथियों।